हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी। जैसा कि आप सभी को पता है, विज्ञान विषय क्लास 7 का यहाँ पर छठा चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे जीवों में शोषण की। इसके पहले जो भी चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, एक बार आप लोग सावधानी से देख लीजिएगा। चाहे आप लोग 7th क्लास के स्टूडेंट हो या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट वगैरह, सीटेट वगैरह, जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ें। बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, आप लोग सावधानी से सुन भी सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का विज्ञान विषय का छठा चैप्टर, जिसमें बात की जाएगी जीवों में शोषण की। चलिए पढ़ते हैं। बूजो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके। सभी के मन में रहता है नॉर्मल सा, तो उसके मन में भी था। इसलिए वह भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। ठीक है, उसकी सांसें तेज़ी से चल रही थी। जब भी आप लोग रनिंग करके जाते हैं, दौड़ के जाते हैं, तो आपकी सांसें जो है तेज चलती है। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाँप क्यों रहा है। हाँपने का मतलब कि तेज तेज सांसें चल रही है। ठीक है, बुजो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांसें तेजी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बुजो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। जो सांस लेते हैं ना, शोषण जो करते हैं, वो क्यों करते हैं। सांस लेना शोषण प्रक्रम का एक चरण है। आइए हम शोषण के बारे में पढ़ें। बेसिक तौर पर अगर हम बात करें तो ये बायोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है ना। चलिए, बायोलॉजी मतलब साइंस के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह। तो उस हिसाब से ये जीव विज्ञान का चैप्टर है। तो पढ़िए, देखिए। अब इसमें बताया गया है कि हम शोषण क्यों करते हैं, हम सांस क्यों लेते हैं। अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी सूक्ष्म जीव इकाइयों के बने होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं सभी जीव। इन्हें क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की जो है सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर बन गया कि कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते, पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा शोषण के समय निर्मुक्त होती है, यानी कि रिलीज होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ही शोषण की आवश्यकता होती है। शोषण के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, O2। ठीक है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था O2 के बारे में। ठीक, अब देखो, ऑक्सीजन की बात होगी। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में, अंततः प्रत्येक कोशिका में ले ली जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। इसे कहते हैं कोशिकीय शोषण। ठीक, सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय शोषण होता है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाती है। ठीक है ना। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय शोषण कहलाता है।
और अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये सारी चीज़ें हो रही है तो कहलाएगा क्या, वायवीय शोषण। और ऑक्सीजन की अगर अनुपस्थिति में ये सारी चीज़ें भोजन विखंडन में हो रही है तो वो कहलाएगा अवायवीय शोषण। नाम से ही पता चल रहा है, वायवीय मतलब वायु उपस्थित है, अवायवीय मतलब कि वायु अनुपस्थित है। ठीक है, समझिए। भोजन के विखंडन से ऊर्जा विमुक्त होती है। यहाँ देखो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और साथ में क्या रिलीज होगी, ऊर्जा। संभवतः आपको मालूम होगा कि इष्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय शोषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें कहते हैं अवायवीय जीव। ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। जैसा कि नीचे आपको समीकरण, पहले अपन इष्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। इष्ट एक कोशिकीय जीव होता है। इष्ट अवायवीय रूप से शोषण करते हैं। इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल निर्मित होती है, मतलब कि दारू। ठीक है। अतः इसका उपयोग शराब यानी कि वाइन और बियर बनाने में किया जाता है। किसका, इष्ट का उपयोग। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो रिएक्शन की बात करनी थी। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, एल्कोहल बनाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। हमारी पेशी कोशिकाओं में अवायवीय रूप से शोषण कर सकती है, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आपको आवश्यकता होती है। चित्र 6.1 में देखो, ये रहा चित्र 6.1। ठीक है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय शोषण द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांगों को पूरा करती है। ग्लूकोज जो है पेशी में ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर बात करें तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा रिलीज यहाँ पर करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन हो जाती है? क्यों होती है वो? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से शोषण करती है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन में क्या होता है, आराम मिलता है। अब एक देसी नुस्खा आपको बता देता हूँ। जब कभी भी आप लोगों के पैर के घुटने दुखते हैं, कुछ और चीज़ दिखती है, ठीक है, जोड़ दुखते हैं, तो आप लोग वहाँ पर गर्म पानी का डाल लें या गर्म पानी में पैर रख लें तो आप लोगों के सही हो जाता है। क्यों? वहाँ पर क्या होता है, जब आप लोग अवायवीय शोषण लेते हैं तो वायु बराबर से उस जगह पर नहीं पहुँच पाती है। जब उस जगह पर वायु बराबर नहीं पहुँच पाती है तो आपके शरीर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। दर्द होने के बाद आप लोग जैसे ही गर्म चीज़ या फिर कोई गर्म पानी जैसे डालते हो तो बराबर से ऑक्सीजन का जो है पूरे शरीर में वापस से संचार होने लग जाता है ना, समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ होता है। कहाँ थे हम? हाँ चलो, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का जो है संचरण बढ़ जाता है, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से चलने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। अब हम बात करते हैं शोषण की, ठीक है ना। शोषण मतलब कि सांस लेना, ब्रीदिंग, ठीक है, समझ रहे हो। इस क्रियाकलाप को आप लोग अपने शिक्षक की उपस्थिति में करना है। अपने नाखूनों और मुंह को कसकर बंद कर दीजिए। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, पर यह आपको समझाने के हिसाब से बताया गया है। अपने नाखूनों और मुंह को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाएंगे? कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया, आप उस समय को नोट कीजिए। जब तक आप अपनी सांस को रोके रख सकते हैं, ठीक है ना, जब तक आप लोग अपनी सांस को रोके रख सकते हैं इस टाइप से। हालांकि करना नहीं है, सांस को रोकना। अब यहाँ पर बूझो आता है, उसको कहता है कि नोट किया कि जब कुछ देर तक सांस रोके रखने के बाद उसे सांसें छोड़ी तो उसकी तेज़ सांसें लेनी पड़ी। क्या आप उसे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है?
अतः अब आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है कि ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना, ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ठीक है, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना। अगर ऑक्सीजन आपको से समृद्ध वायु आप अंदर ले रहे हैं, ऐसे लेके देख लेंगे तो वो होगा अंतःशोषण। और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को अगर आप लोग बाहर निकाल रहे हैं तो क्या होगा? उच्छ्वसन। क्या होगा? उच्छ्वसन। समझ रहे हो? दोनों चीजें आपके समझ में आ गई होगी। यह जो प्रक्रम होता है अंदर बाहर लेने का, सांस को अंदर बाहर, वह एक सतत प्रक्रम होता है, बराबर चलता है, जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। जहाँ तक आप जीवित हैं वहाँ तक ये सारी चीज़ें होती है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार शोषण करता है वो उसकी श्वसन दर कहलाती है, यानी कि ब्रीदिंग रेट उसकी होती है। इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में होती है श्वसन दर। अंतर शोषण और उच्च शोषण, यानी कि अंतर शोषण मतलब तो सांस को अंदर लेना, उच्च शोषण यानी कि बाहर निकालना, दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अर्थात सांस का अर्थ होता है एक अंतर शोषण और एक उच्च शोषण। क्या आप अपनी श्वसन दर पता कर सकते हैं? हाँ, अपनी श्वसन दर पता लगाना चाहेंगे? क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? आइए हम इसका पता लगाने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 6.2। सामान्यतः हमें यह आभास ही नहीं होता है कि हम शोषण कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकते हैं, अंदर और बाहर ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या आप उतनी ही बार अंतर शोषण करते हैं जितनी बार उच्च शोषण करते हैं? आप तेज चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर जो है श्वसन संख्या अपॉन मिनट की गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर के दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूर्ण विश्राम कर लेने के बाद ज्ञात कीजिए। अपने निष्कर्षों को सारणी 6.1 में लिखिए और विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों की श्वसन दर से कीजिए। फिर आता है उपयुक्त क्रियाकलाप से आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से शोषण करने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं से पहले एक यहाँ पर नीला बॉक्स आया है, इसको पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में, वयस्क मतलब कि टीनेजर जवान टाइप में, ठीक है, न बूढ़ा न जवान, न बूढ़ा न बच्चा, कोई वयस्क व्यक्ति है ना, विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने की श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी उतनी ही लेते हैं। इस प्रकार जो है अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, मतलब कि जितनी तेज सांस ले रहे हैं उतनी तेज बाहर निकाल रहे हैं, उतनी तेज अंदर भी ले रहे हैं। इस टाइप से यहाँ पर चार्ट बना हुआ है, ये आप लोग खुद दौड़ के देख लेना और यहाँ पर अंकित कर लेना। ठीक है, चलो। अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, यह भोजन के विखंडन दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाओं के बाद हमें क्यों भूख लगती है? आप लोगों ने देखा होगा, आप दौड़ के आते हैं तो आपको भूख लग जाती है, दूध पीते हो, क्या करते हैं ना, ये सारी चीज़ें होती है। पहले जानना चाहते हैं कि जब हमें नींद आती है या झपकी आती है तो हम जमाई क्यों लेते हैं? ठीक है, चलो। जब आप ऊनिंदे होते हैं, ऊनिंदे यानी कि आपने नींद बराबर नहीं ली है, उसको ऊनिंदे कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या आपके श्वसन दर कम हो जाती है? क्या आपके शरीर अपर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है? अपर्याप्त नहीं, पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है। क्रियाकलाप 6.3। किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और किस में सबसे अधिक होगी? अपने अनुभव के आधार पर चित्र 6.3 में दिए गए क्रियाकलापों को श्वसन दर की बढ़ती दर के क्रम में संख्या द्वारा व्यक्त कीजिए। है ना, यहाँ पर देखो, हम सांस क्यों लेते हैं, यही था ना, ये ठीक है। हम श्वास क्यों लेते हैं, इस पर बात करते हैं। आइए अब हम श्वसन की क्रियाविधि जानें। सामान्यतः हम अपने नथनों यानी कि नासा द्वार से वायु अंदर लेते हैं। आपकी नाक के बाहर देखो 2 छेदे बड़े बड़े, वो होते हैं नासा द्वार, ठीक है। जब हम वायु को अंत श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथनों से नासा गुहा में चली जाती है।
नासा गुहा से वायु श्वसन नली से होकर हमारे फेफड़ों यानी कि फुफ्फुस में जाती है और फेफड़े जो है वक्ष गुहा में स्थित देखो इस टाइप से डायग्राम देखो, ये आपके नासा गुहा है ना, ये नासा गुहा है, ठीक है। यहाँ पर मुख गुहा आपकी दिख रही होगी और ये जो लंबी सी छड़ी दिख रही है ये ग्रसनी है और ग्रसनी के नीचे ये बेंडिंग टाइप में सी आकार के छल्ले हैं वो श्वास नली है, ठीक है। और ये आपके फेफड़े हैं, फेफड़ों के बीच में ऊपर की साइड जो आपको दिख रही है वो पसेलियाँ हैं, आप लोग हाथ लगा के देख सकते हैं। और इधर देखो फेफड़े आपको इधर दिख रहे हैं और फेफड़ों के जस्ट नीचे होता है वो डायफ्राम होता है, ये होता है मानव श्वसन तंत्र। समझ गए आप लोग। अब देखो वक्ष गुहा पार्श्वों में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम यानी कि मध्यपट कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है, यानी कि जो नीचे का धरातल है वही कंप्लीट करती है कौन, डायफ्राम। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंत श्वसन के समय पसलियां ऊपर, जैसे आप लोग सांस लेके देखो अंदर की साइड आपकी पसलियां जो है ऊपर निकल जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी, है ना। देखो ऑटोमेटिक आपका जो सीना है या फेफड़ों वाला हिस्सा है पसलियों वाला ऊपर फूल के आ जाएगा जब आप सांस अंदर लेंगे। देख के ट्राई करके देख लो। अंत श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछनीय कण जैसे कि धूल, द्रुम, परागकण आदि होते हैं। जब हम अंत श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। आपने देखा होगा आपकी नाक में बीच में बाल लगे होते हैं, वो बाल क्या करते हैं, जब भी दूषित वायु या कोई भी ऐसे धूल के कण जाते हैं तो वो यहीं पर रोक लेते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब यह गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींकें आने लगती है। जब भी ये धूल के कण आपकी ये जो बाल आ रहे हैं आपकी नाक के अंदर, अगर वो यहीं पर नहीं रुक के अंदर चले जाते हैं तो आपको बार बार छींकें आती है, जुकाम हो जाती है, पानी टिपकने लगता है नाक से, ये सारी चीज़ें। तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींकें आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। सावधानी आपको क्या बरतनी है, जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंत श्वसन के समय ग्रहण न कर लिए जाए। ये बात आपको मेंशन करनी है ताकि और आपकी वजह से कोई दूसरा बीमार ना पड़े। डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारे वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और इस कारण जो है वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाएगी। ठीक है ना। इस टाइप से देखो जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं, देखो अंदर लेते हैं आपके जो ये फेफड़े और पसलियां दिख रही है ना, ये बाहर की तरफ आ जाएगी और जो आपका डायफ्राम है जो नीचे की तरफ है वो अंदर घुस जाएगा। ठीक, इसी टाइप से आप लोगों ने जब वायु को बाहर निकालते हैं तो आपके जो फेफड़े हैं वो अंदर, ठीक है, और आपका जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ है जो ऊंचा हो जाता है। आप खुद करके देख लेना, सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए, उदर मतलब पेट, उदर की गति का अनुभव कीजिए। आप क्या पाते हैं, धूम्रपान जो करते हैं यानी कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा ये जो खाते हैं फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान जो है कैंसर से भी समृद्ध है, इससे अवश्य आपको बचना चाहिए। यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के आमाप यानी कि साइज में परिवर्तन होता है। बच्चे सीना यानी कि वक्ष फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह सीने को सबसे अधिक फुला सकती है। क्यों ना आपको भी इस क्रियाकलाप को कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ करना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो क्रियाकलाप 6.4, एक गहरी सांस लीजिए। किसी मापन फीते से वक्ष का यानी कि आपके सीने का आमाप लीजिए। इस माप को सारणी 6.2 में नोट कीजिए। पुनः विस्तारित होने पर वक्ष का साइज आपको नापना है। बताइए कि किस सहपाठी ने अधिकतर विस्तार दिखाया है। हम श्वसन की क्रियाविधि को एक सरल प्रतिरूप यानी कि मॉडल के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अपना सीना फुलाना है, फिर सांस अंदर लेनी है, बाहर लेनी, इस टाइप से आप लोगों को अंतर लिख देना है। ठीक है ना। चलिए, आपने देखा होगा स्कूल टाइम में आप लोगों के इस टाइप से सीना चेक किया जाता था कि कितना फुला पाता है कितना नहीं, है ना।
बूझो जानना चाहता है कि कोई व्यक्ति अपने फेफड़ों में कितनी वायु भर सकता है। क्रियाकलाप 6.5 यहाँ पर देखो ध्यान से। प्लास्टिक के चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए, इसके पेंदे को काटकर अलग कर दीजिए। वाई के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए, ठीक है ना। बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र करना है जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के शाखित सिरे पर 2 गुब्बारे आपको लगा देने हैं। नली को चित्र 6.7 से अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन आपको लगा देना है। उसे इस प्रकार सील बंद कर देना है कि वायु रुद्ध हो जाए, यानी कि वायु अंदर बाहर न जाए। बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक इस टाइप से, देखो ये दिखा आपको, इस टाइप से एक पतली शीट तानकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध दीजिए। फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारों को देखिए। इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर धकेलिए और गुब्बारों को आपको देखना है। परिवर्तन आपको दिखाई देता रहेगा। जैसे आप लोग सांस लेते हैं अंदर की साइड, तो आपकी जो ये फसलियाँ हैं वो फूल जाती है और आपका डायफ्राम पिचक जाता है, इस टाइप से होता है। और जब आप श्वसन बाहर निकालते हैं, श्वास बाहर निकालते हैं, तो आपकी जो है ये पसलियाँ जो है सिकुड़ जाती है और जो आपका डायफ्राम है वो भी अंदर चला जाता है, ठीक है। इस टाइप से आप लोगों को दिख रहा होगा, देख लो। इस मॉडल में गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं, रबड़ की परत किसे प्रदर्शित करती है। अब आप श्वसन की क्रियाविधि को समझने में समर्थ हो गए होंगे। हम उच्च श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं, यानी कि जब आप बाहर श्वास निकालेंगे उच्च श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं वो आपको यहाँ पर देखो। क्रियाकलाप 6.6, कोई पतली स्वच्छ परखनली लेनी है जिसमें कोर्क लगा हो, यानी कि ढक्कन लगा हो। यदि परखनली उपलब्ध न हो तो आप कांच, यहाँ पर देखो बेहतर जीवन के लिए श्वास लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं आगे। नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम प्राणायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आप यहाँ पर देखो, आपने पढ़ा था क्रियाकलाप 6 में 6.6, तो इसमें देखो यहाँ पर एक बच्चा जो है परख नली है, चूने का पानी है, एक्स्ट्रा लगी हुई है, एक्स्ट्रा मतलब ये नली लगी हुई है, वो पी रहा है। या प्लास्टिक की बोतल ले सकती हैं। परख नली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक के एक एक्स्ट्रा यानी नली को परख नली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब एक्स्ट्रा यानी कि जो नली थी उसके द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारनी है। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या आप इसे अध्याय 5 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझा सकते हैं? आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंत शोषण अथवा उच्च शोषण करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। यहाँ देखो, अंत शोषण उच्च शोषित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत की अगर हम बात करें तो अंत शोषित वायु में 21% ऑक्सीजन होगी और उच्च शोषित वायु में 16.4% ऑक्सीजन होगी। और अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो अंत शोषित वायु में तो आपकी 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होगी और उच्च शोषित वायु में जो है 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर होगी। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। गैसों का मिश्रण होती है। हम क्या उच्च शोषित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च शोषित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्च शोषित करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं तो उसकी सतह जो है धुंधली हो जाती है, उस पर जो है धुंध सी आ जाती है, ठीक है। यह नमी के कारण होती है। जल के ये बिंदुकण कहाँ से आते हैं? अब बात करेंगे हम अन्य जंतुओं में शोषण की, ठीक है ना। देखो, हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहा में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। जीव शोषण कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्य के फेफड़ों जैसे ही शोषण अंग होते हैं? आइए पता करते हैं। बूझो जानना चाहता था कि क्या कॉकरोच, तिलचट्टा जो आपने रसोई घर में देखा होगा, घोंगे, मछली, केंचुए, चींटी, मच्छर में भी फेफड़े होते हैं। भाई दिमाग इसके अंदर बढ़िया है बूझो के अंदर, अभी जानना चाहता है और आपको भी बताना चाहता है। देखो, कॉकरोच आपने देख ही लिया होगा। कॉकरोच के शरीर पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है ना। साइड में उसके क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। यह छिद्र क्या करते हैं? श्वास रंध्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? श्वास रंध्र। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, ये देखो इस टाइप से आप लोगों को दिख रहा होगा,
यहाँ पर देखो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो होते हैं श्वास प्रणाल कॉकरोच में। समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नलों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर के प्रत्येक कोशिका में वो पहुंच जाती है। इस प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नलों में आ जाती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल और श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूह में ऐसी व्यवस्था नहीं है। केंचुआ, अब केंचुए की बात करते हैं। कक्षा 6 के जो अध्याय 6 में आपने पढ़ा दिया है, देख लेना, कक्षा 6 का 6वां चैप्टर। केंचुए अपनी त्वचा से शोषण करते हैं। कि अब आप लोग सोच रहे होंगे त्वचा से कैसे शोषण कर सकता है, पर देखो केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी शोषण करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष होती है। अब बात करते हैं जल में शोषण की। क्या हम जल में शोषण कर सकते हैं और जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते भी हैं और शोषण भी करते हैं, पर कैसे करते हैं? देखो, आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं, बिल्कुल पढ़ा था। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देख लेना प्लेलिस्ट में 6ठी क्लास का 6ठा चैप्टर। क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उसकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। अब बूझो कह रहा है, बूझो ने दूरदर्शन कार्यक्रमों में देखा था कि व्हेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर ऊपर आ जाती है। कभी कभी ऊपर की ओर आते समय वे पानी की फुहार भी छोड़ती है। वे ऐसा क्यों करती है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये मछली है जिसमें क्लोम आपको दिख रहे होंगे। मछलियों में श्वसन के अंग होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक है, अब जल में शोषण हो गया। क्या पादप में ही शोषण करते हैं? क्या पेड़ पौधे भी श्वास लेते हैं? इस पर बात करते हैं। अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए शोषण करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो देखा ही नहीं। ठीक है, तो देखो, अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए शोषण करते हैं। जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, यह वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? रिलीज, यानी कि बाहर निकालते हैं, निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग, पादप यानी कि पेड़ पौधों में जो प्रत्येक अंग है, वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन। पहेली कह रही है कि पहेली जानना चाहती है कि क्या भूमिगत होते हुए भी पादपों की जड़ें ऑक्सीजन ग्रहण करती है? यदि ऐसा है तो वह ऐसा क्यों करती है, किस प्रकार से करती है? चलिए भाई, पूरी जानकारी चाहिए इनको। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ अपन ने छोड़ा था पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों यानी कि वायु अवशेषों, यहाँ देखो ये बीच बीच में खाली स्थान है ना, इसको कहते हैं वायु अवशेषों। खाली स्थानों वायु अवशेषों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता यानी कि जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की क्या है? आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखो, यह है मृदा के कण जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये बीच में मूल रोम है और ये बीच में जो है खाली स्थान वो वायु अवकाश है। ठीक है, मूल मृदा से वायु क्या होती है? अवशोषित करते हैं। प्रमुख शब्द है वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, श्वसन दर, कोशिकीय शोषण, डायफ्राम, उच्छ्वसन, क्लोम, फेफड़े, श्वास नली, अंतःश्वसन, श्वास रंध्र और श्वास प्रणाल। ठीक है, अब अपन सारांश पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चैप्टर का। देखो, श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए क्या है? अनिवार्य है। अगर आप लोग अपने नासा द्वारों को बंद कर लेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, श्वास लेना बहुत जरूरी है।
यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करते हैं। हम अंतःशोषण द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उनमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है जिसे कोशिकीय शोषण कहते हैं। यदि भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवीय शोषण होगा। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो यह शोषण क्या होगा? अवायवीय शोषण होगा। अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तब भोजन का विखंडन अवायवीय शोषण द्वारा होता है। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण होता है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग अलग अलग होते हैं। मछली में क्लोम होता है, किसी में क्या होता है, कोई श्वसन जो है स्पर्श करने से भी श्वास ले लेता है, बहुत सारों के रंध्र छिद्र होते हैं उनसे श्वास लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अंतःशोषण यानी कि सांस को अंदर लेना, निःश्वसन अंतःशोषण या निःश्वसन कह सकते हैं के समय हमारे फेफड़े जो है विस्तारित होते हैं और उच्च शोषण के साथ वे क्या होते हैं, अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर भी बढ़ जाती है। गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। केंचुए में गैसों का विनिमय उनकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। मछलियों में एक क्लोम से और कीटों में श्वास प्रणाल से होता है। पादपों में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें कहते हैं रंध्र, जिनमें गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। पादप कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। इस टाइप से आप लोग ये क्वेश्चन कर लेना, छोटे मोटे क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप आराम से इनके क्वेश्चन लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका जो NCERT क्लास 7th का विज्ञान विषय का जो चैप्टर था ये वाला जीवों में शोषण वाला, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। 6ठा चैप्टर, 7वां चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।